दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। माफ करें, मुझे अभी भी कंजक्टिवाइटिस है, इसलिए चश्मा पहना है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी लाल आंखें देखें, बल्कि मेरी बात पर ध्यान दें, क्योंकि वही ज़रूरी है। वो ज़रूरी है क्योंकि मुझे आपको बार बार ये याद नहीं दिलाना कि मुझे क्या लगता है कि मुसलमान यहाँ क्या करने आए हैं। मैं यहाँ आपको ये याद दिलाने के लिए हूँ कि मुसलमान क्या कह रहे हैं और वो आपके साथ क्या करने वाले हैं। इस अमेरिकी इमाम का ये वीडियो देखिए। मैं उन्हें खुद बोलने दूंगा। मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? मैं अमेरिका में क्यों हूँ? क्यों? पैगंबर के साथियों ने मक्का छोड़कर उस जगह जाने का फैसला किया जहां कोई मुसलमान नहीं था। मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना इसलिए नहीं गए थे कि इस्लाम फैलाना है। वास्तव में वो आधी रात को इसलिए भागे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि मक्का के मूर्ति पूजक उन्हें मार डालेंगे। तो वह इस्लाम फैलाने के किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं गए थे। असल में वह आधी रात को इसलिए भागे क्योंकि वह कायर थे। हम इस देश में केवल अल्लाह की खातिर हैं। जैसे ही आप ये नियत बनाते हैं, चीजें अलग दिखेंगी। लोग आपसे अलग तरीके से मिलेंगे। ये कैसे हो सकता है कि आपके सहकर्मी आपको 10 साल से एक मुसलमान के रूप में जानते हैं, लेकिन आपने कभी भी उन्हें इस्लाम पेश नहीं किया? मुझे नहीं पता आपका मकसद क्या है। हम सब अल्लाह के लिए इस देश में हैं। वे यहाँ इस्लाम फैलाने के लिए हैं। सोचिए, अगर अमेरिका मुस्लिम देश होता तो कैसा लगता। वो सेक्युलर नहीं होता, जैसा वामपंथी चाहते हैं। इसी वजह से वे ईसाई धर्म से नफरत करते हैं। लेकिन वो न ईसाई है न सेक्युलर, वो मुस्लिम देश है। समलैंगिकों को छतों से फेंका जाएगा। ये सारी बैंगनी बालों वाली, नाक में रिंग पहनने वाली महिलाएं, ये सब बुर्के में होंगी। और सारे मर्द उसी की तरह दिखेंगे। उन्हें दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा और शायद पगड़ी भी पहननी पड़ेगी। वाह, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वे यही चाहते हैं। और ये पागल वामपंथी लोग असल में इसे मुमकिन बना रहे हैं। वामपंथियों ने यूके में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान फैलाने का पहला कदम पूरा कर लिया है। अब वे दूसरे कदम पर हैं, जो है तो क्या। ब्रिटेन के एक मुस्लिम देश बनने में क्या गलत है? उन्होंने इस बातचीत को सामान्य बना दिया है, जिससे कई लोग, यहाँ तक कि मध्यम विचारधारा वाले भी चिंतित हैं। वे कह रहे हैं, अरे अरे अरे, ठीक है, हमने इसके लिए हामी नहीं भरी थी। हाँ, जब हम जैसे लोग, टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग आपको इसके बारे में चेतावनी दे रहे थे, तब आप काफी लंबे समय तक चुप रहे। लेकिन अब आप अचानक से कह रहे हैं, ओह रुको एक सेकंड। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, हर अमेरिकी जो ये वीडियो देख रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ, जब अमेरिका की 7, 8, 10, 20 या 30% आबादी मुस्लिम हो जाएगी, तब क्या होगा? आपको क्या लगता है? लोग ये गलती करते हैं कि सोचते हैं, ओह हमें हारने के लिए 50-50 होना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस यूरोप को देख लीजिए। जब आबादी का 8 या 10% मुस्लिम हो जाता है, तो यह उनके लिए शर्तें तय करने के लिए काफ़ी संख्या होती है। उत्तरी इंग्लैंड में लेबर काउंसिल्स स्कूलों से कह रही है कि वे संगीत न बजाएं और पेंटिंग न बनाएं, क्योंकि इस्लाम में ये हराम है। कनाडा में स्कूल अपने कैफेटेरिया और लंचरूम की प्रबंधन टीम को रमज़ान के महीने में खाना न दिखाने का निर्देश दे रहे हैं। क्या कनाडा की 50% आबादी मुस्लिम है? क्या यूके की 50% आबादी मुस्लिम है? नहीं। तो कृपया मेरे प्यारे अमेरिकियों, इसे एक पल के लिए भी हल्के में न ले। एक पल के लिए भी मत सोचिए कि ओ अभी बहुत समय है। वे सिर्फ 2% है। हाँ, 2%। एक पीढ़ी के भीतर वह 2% बढ़कर 4% या शायद संभवतः 6% हो जाएगा, क्योंकि आप और अधिक मुसलमानों को लाते रहेंगे। तो आपके पास देश में पले बड़े मुसलमान भी हैं और विदेशों से आने वाले और भी मुसलमान हैं। इस्लाम ने अचानक यूके में बहुत से लोगों को चौंका दिया है। यहाँ तक कि 2005 या 2006 तक भी यूके बहुत अलग था। सिर्फ इसी सदी में 2005 सिर्फ 20 साल पहले था। 2002, 2003, 2004, 2005 में जन्मे बच्चों में 2004, 2005 में बहुत सारे मुस्लिम बच्चे पैदा हो रहे थे। आपने शायद सुना होगा कि ब्रिटेन में सबसे आम नाम मुहम्मद है, और वे सभी मुहम्मद बड़े होने वाले हैं। फिर आप उन्हें ट्रफलगर स्क्वायर में नमाज पढ़ते और प्रो फिलिस्तीन, प्रो हमास प्रदर्शनों में देखते हैं।
अमेरिका के विश्वविद्यालय परिसरों में आप बिल्कुल यही देख रहे हैं। तो ये लोग बढ़ेंगे, ये लोग बढ़ते रहेंगे। चलिए खत्म करें। अमेरिका, अब हम क्या करें, आगे क्या करें? क्या आप उन्हें बताते हैं? मैं कुरान की आयत संक्षेप में बताता हूँ। अल्लाह कहते हैं, अविश्वासियों की बात मत मानो, उनके आगे मत झुको। जानते हो क्या, देखो ये सब दिखावा है कि जब आप किसी विदेशी देश में होते हैं तो आपको वहाँ के कानून का सम्मान करना चाहिए। ये सब बकवास है, ये पूरी तरह से बकवास है। मुसलमान आपके कानूनों का सम्मान नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें शायद इन बातों के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये आदमी एक पढ़ा लिखा मुसलमान है। उसे पता है कि इस्लाम असल में उन्हें क्या सिखाता है। आपको क्या लगता है, मुसलमान जब ये जानेंगे तो क्या होगा? यही ये लोग कर रहे हैं। तो जो मध्यमार्गी मुसलमान हैं, जिन्हें अच्छे मुसलमान कहा जाता है, वे बहुत आसानी से, बहुत जल्दी इस तरफ आ सकते हैं। बस याद रखें, हिटलर को 1933 चुनाव में सिर्फ 23% वोट मिले थे। सिर्फ 23%। जर्मनी के 77% लोगों ने हिटलर को वोट नहीं दिया था। तो आप कह सकते हैं कि 77% जर्मन अच्छे लोग थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? क्या वे महत्वपूर्ण थे? नहीं, वे पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए, क्योंकि एक बार जब सत्ता उनके हाथ में आ जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इस्लाम को इसका श्रेय देना चाहिए, क्योंकि यह एक मजबूत अधिनायकवादी एक रूपता जैसा है। इस्लाम में सभी सहमत नहीं होते, लेकिन वे धार्मिक कर्तव्य के कारण एक शरीर की तरह कार्य करते हैं। पश्चिम इस्लाम के अनुयायियों की इस मानसिकता को नहीं समझता, क्योंकि पश्चिमी लोग यह गलती करते हैं कि ओह, इस्लाम भी बस एक और धर्म जैसा है। आप जानते हैं, मैं चर्च जा सकता हूँ, मैं चर्च न भी जाऊँ, मैं ईसाई धर्म को गंभीरता से ले सकता हूँ, मैं ईसाई धर्म को गंभीरता से न भी लूँ। इसलिए मुसलमान भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि वे हमारे अब्राहमिक चचेरे भाई हैं। इस्लाम ऐसा नहीं करता। ऐसा सोचना बंद करें, वरना आप अज्ञानी हैं। फिर वो हमें आगे क्या करना है बताता है, और इसलिए उनके खिलाफ जिहाद करो। उनके खिलाफ जिहाद करो। अगर तुमने उन्हें मौका दिया तो वे तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे। अब जब आप भी एक अमेरिकी हैं, तो उम्मत के सदस्य के रूप में आपका कर्तव्य क्या है? हमारा शारीरिक जिहाद का कर्तव्य है कि हम पूरी धरती से लड़ें जब तक कि हम उसे उम्मत में शामिल न कर लें। और ये आदमी तो कथित तौर पर उदारवादी है, यासिल कादी। हमारा धार्मिक कर्तव्य है कि हम दुनिया के हर इंसान से लड़े, दुनिया के हर इंसान से। इस्लाम स्थापित करने की बात हो रही है। मुझे लगता है यही हमारा जिहाद है। हम पश्चिम में रहने वाले मुसलमानों के लिए हमारा जिहाद है कि हम अल्लाह के दीन को हर जरूरी तरीके से स्थापित करें। हर जरूरी तरीका, सिर्फ प्रचार नहीं, हर जरूरी तरीका। और क्या सुनना चाहते हो दोस्तों? इन लोगों के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। अमेरिका को मुस्लिम बनाने की दीर्घकालिक प्रक्रिया में पूरा अमेरिका मुस्लिम बनाना है। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि मार्को रूबियो ने इस्लाम की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। उसने इसकी धज्जियां उड़ा दी। मुझे पता है उसे कट्टरपंथी इस्लाम कहना पड़ा, लेकिन वो इसे अच्छी तरह समझता है। इसलिए मैं 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में मार्को रूबियो का समर्थन करता हूं। उसे सुनिए, वह इसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देगा। वह एक बहुत ही शानदार वक्ता भी है। दुनिया के सभी कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलन पश्चिम, खासकर अमेरिका को धरती की सबसे बड़ी बुराई मानते हैं। हर बार लगता है कि कट्टरपंथी इस्लाम सिर्फ इराक या सीरिया के प्रांत को नियंत्रित कर संतुष्ट होगा। ये बात इतिहास से साबित नहीं होती। कट्टरपंथी इस्लाम ने दिखाया है कि उनकी इच्छा केवल दुनिया के एक हिस्से पर कब्जा करने और अपने छोटे से खिलाफत से खुश रहने की नहीं है। वे विस्तार करना चाहते हैं। ये अपनी प्रकृति में क्रांतिकारी है। ये अधिक क्षेत्रों और अधिक लोगों पर विस्तार और नियंत्रण करना चाहता है। लगता है किसी ने अपना होमवर्क किया है और फिर आपको सैकड़ों इस्लामी किताबें खोलने या यहाँ तक कि कुरान या हदीस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन मुसलमानों को सुनना है, पढ़े लिखे मुसलमानों को, ऐसे मुसलमानों को जो इस्लाम के बारे में जानते हैं, ना कि आपके गली के आम अब्दुल को, जिसे कुरान के अध्याय भी नहीं पता। उनकी नहीं, आपको इस्लाम के पढ़े लिखे विद्वानों को सुनना चाहिए। वे आपको यही बताते हैं। क्या ये मजाकिया नहीं कि ये लिपस्टिक मुसलमान कहते हैं
इन्हें इस्लाम नहीं पता और तुम्हें इस्लाम आता है। असल में वे जानबूझकर अनजान बनते हैं, क्योंकि इस समय उनके लिए खुद को उदारवादी दिखाना फ़ायदेमंद है। उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि वे अपनी मुस्लिम पहचान बनाए रखें और साथ ही पश्चिम से मिलने वाले फ़ायदों का भी लाभ उठाते रहें। जैसा मैंने कहा, हिटलर को एक बार 23% वोट मिलते ही खेल खत्म हो गया और वे लाइन में आ जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि उन लिपस्टिक मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है जब असली मुसलमान, या जैसा कुछ लोग उन्हें कट्टर मुसलमान कहते हैं, जब असली मुसलमान पश्चिमी सरकारों को गिराने की धमकी देना शुरू करेंगे। क्या आप जानते हैं वे क्या करेंगे? लिपस्टिक मुसलमान उनका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वे उसी समुदाय में हैं। उनके परिवार वाले भी उन्हें अलग कर देंगे, इसलिए उन्हें लाइन में आना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि 5% से 10% लिपस्टिक मुसलमानों की एक छोटी सी अल्पसंख्या सामने आती है और वे कहते हैं, नहीं, मैं नहीं चाहता कि अमेरिका मुस्लिम बने, नहीं, मैं नहीं चाहता कि ब्रिटेन मुस्लिम बने। उन्हें मुर्तद घोषित कर दिया जाएगा और उनकी मौत का फतवा भी जारी कर दिया जाएगा। इस समीकरण में तथाकथित अच्छे मुसलमान बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, जैसे कि वे 77% जर्मन जिन्होंने हिटलर को वोट नहीं दिया था, वे भी कोई मायने नहीं रखते थे। कट्टरपंथी इस्लाम ने पश्चिम अमेरिका और यूरोप को निशाना बनाया है। वहाँ उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं और वे आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार हैं। ईरान के मामले में राष्ट्र राज्य की कार्रवाइयां, हत्याएं, कत्ल, आप जो भी कहें, वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े करते हैं और आखिरकार यही उनका मकसद है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों पर उनका प्रभुत्व दुनिया और व्यापक पश्चिम के लिए एक स्पष्ट और आसन्न खतरा है। ये इस्लाम के डीएनए में है। सर मार्को रूबियो इसे समझते हैं, खासकर अमेरिका के लिए, जिसे वे इस दुनिया की बुराई का मुख्य स्रोत मानते हैं। बड़ा शैतान, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नरमपंथी, उदार, थोड़े बहुत कूल पश्चिमी कपड़े पहनने वाले लोग हैं, वे भी अमेरिका से नफरत करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ तक कि उदारवादी भी पश्चिम से नफरत क्यों करते हैं। वे अमेरिकी वीज़ा और अमेरिका में रहना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम से नफरत करते हैं, जबकि खुद भी वजह नहीं जानते। मैं बताता हूँ क्यों। ये इसलिए है क्योंकि जब आप अपनी मुस्लिम पहचान को पकड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की करे, मुसलमान दुनिया पर विजय प्राप्त करे, मुसलमान दुनिया पर राज करे, मुसलमान दुनिया को अधीन करे, हावी हों। यही आपकी मुस्लिम पहचान है, तो आप यही चाहेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। तो वे क्या करते हैं? वे पश्चिम से नाराजगी महसूस करने लगते हैं, वे पश्चिम से नफरत करने लगते हैं। मेरा मतलब है, पाकिस्तान ईरान की इस्लामी सरकार का समर्थन कर रहा है, जबकि ईरान के लोग सड़कों पर नाच रहे हैं और उनके चारों ओर बम गिर रहे हैं। वे सड़कों पर नाचते हुए अमेरिका और नेतन्याहू का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और कई मध्य पूर्वी लोग भी, आप जानते हैं, रिपोर्ट है कि सऊदी अरब और यूएई भी युद्ध में शामिल होकर ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके लोग बगावत कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? ईरान द्वारा उनके देश पर बमबारी के बावजूद वे इस्लामी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वे पश्चिम से नफरत करते हैं। मुझे यकीन है आपने उन 3 अमेरिकी पायलटों के वीडियो देखे होंगे जो कुवैत में उतरे थे और अमेरिकी पायलट कह रहे थे, मैं एक अमेरिकी हूँ, मैं सहयोगी देश में उतरा हूँ। लेकिन जिन कुवैतियों को अमेरिका ने 1991 में इराक से बचाया था, वो साले भी अमेरिका से नफरत करते हैं। जाओ जाओ जाओ, हो गया हो गया हो गया हो गया। मोहम्मद, लो हो गया। चलो चलो चलो। वे अमेरिका से नफरत करते हैं क्योंकि वे अपनी मुस्लिम पहचान को पकड़े हुए हैं, और मुस्लिम पहचान अपने डीएनए में विचारधारात्मक रूप से पश्चिम विरोधी है। इसीलिए पश्चिम और अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के बावजूद
यानी अच्छी जीवन गुणवत्ता, तकनीकी प्रगति, सब कुछ होने के बावजूद अंदर से वे पश्चिम से नफरत करते हैं। इसका कारण उनकी मुस्लिम पहचान है। अब मुझे देखिए, मैं पश्चिमी सभ्यता का सबसे बड़ा दीवाना हूँ। कई भारतीयों की खास पहचान है। वे स्वाभिमानी लोग हैं और मुझसे शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं तलवे चाटता हूँ या पश्चिम की गुलामी करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैं उदार और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करता हूँ और देखता हूँ कि केवल पश्चिमी सभ्यता ने ही इनमें पूरी तरह महारत हासिल की है। दुर्भाग्यवश यूरोप का पतन हो रहा है। अमेरिका हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें सुनिश्चित करना है कि अमेरिका शुद्ध बना रहे। अगर अमेरिका नहीं बचा तो दुनिया अंधकारमय हो जाएगी। मैं कुछ वीडियो देख रहा था। अली लाराजानी अभी एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए। ईरानी लोग फिर बाहर आकर खुशियां मना रहे थे। वे क्या उम्मीद कर रहे हैं? वे इस इस्लामी पहचान से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। वे इनमें से कुछ भी नहीं चाहते। वे पश्चिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे समझते हैं उन्होंने पश्चिम को देखा है। उन्होंने देखा है कि पश्चिमी सिद्धांतों के तहत जीवन कितना अच्छा है। ये हरामखोर कभी नहीं समझेंगे, पर मार्को रूबियो समझते हैं। धन्यवाद मार्को। वे सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के नेतृत्व से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने साथ साझेदारी करने की अनुमति दी है। इसी वजह से वे उनसे नफरत करते हैं। वे उन्हें इसके लिए काफिर मानते हैं। वे इजराइल से नफरत करते हैं, लेकिन वे अमेरिका से भी नफरत करते हैं। वे हमारे प्रभाव वाले हर स्थान से नफरत करते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा देश भी शामिल है। अगर आप घरेलू मैंने वह हिस्सा नहीं देखा। दोबारा सुनिए। उन्होंने वही कहा। मुझे पता है वे कट्टरपंथी इस्लाम की बात कर रहे हैं और नेतृत्व से नफरत के कारण बता रहे हैं। ये सिर्फ कट्टरपंथी इस्लाम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सऊदी अरब, कुवैत, यूएई के लोग भी अपने नेतृत्व से नफरत करते हैं। मध्य पूर्व के नेताओं की हत्या उनके खुद के बॉडीगार्ड्स कर सकते हैं। मिस्र के अल मसाद के साथ भी ऐसा ही हुआ। इजराइल से समझौता करने पर उनकी सेना ने उन्हें मार डाला। इसलिए इन मध्य पूर्वी देशों के नेताओं के लिए अमेरिका और इजराइल के साथ गठबंधन करना बहुत अलोकप्रिय है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान नहीं, बल्कि उनके अपने देश के मुसलमान भी इस बात से नफरत करते हैं। फिर से, जिन कारणों के बारे में मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि मुस्लिम पहचान मेल नहीं खाती। मुस्लिम पहचान हमेशा पश्चिम के साथ संघर्ष में रहेगी। वे उसके बिल्कुल विपरीत है। पश्चिम वह रोशनी है जो पूरे विश्व को प्रकाशित करती है, और इस्लाम वह बुराई है जो पूरे विश्व को अंधकारमय कर देती है। यहाँ देश में आतंकी हमले हुए हैं। उनमें से भारी बहुमत कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से प्रेरित था, और इसमें ऑरलैंडो, फ्लोरिडा के पोल्स नाइट क्लब में हुई गोलीबारी भी शामिल है। इसमें मेरे गृह राज्य पेंसाकोला में सऊदी पायलट का हमला भी शामिल है। ये 2 हमले। वह मार्को रूबियो है। मुझे वह बहुत पसंद है। मुझे सच में उम्मीद है कि वह अगले राष्ट्रपति बने, क्योंकि मुझे पता है कि यूरोप का पतन हो रहा है। लेकिन थोड़ी उम्मीद है कि प्रमुख यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया का अगला नेतृत्व कट्टर दक्षिणपंथी होगा। लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेट्स की वापसी का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता अमेरिका कैसे बचेगा। अमेरिका इससे बच जाएगा, लेकिन अमेरिका बिना नुकसान के बाहर नहीं आएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे इस्लामवादी अमेरिका आएंगे। हमारे पास फिर से वही खुली सीमा नीति होगी जो हमने बाइडेन के दौर में देखी थी, और ये बहुत बुरा होगा दोस्तों। ये क्लिंटन युग जैसा नहीं होगा। ये ओबामा युग जैसा भी नहीं होगा। ये बाइडेन प्रशासन के दौरान जो हमने देखा, उससे 10 गुना बुरा होने वाला है।